नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो हम बात कर रहे थे आदर्शवाद के बारे में। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागम है उसमें जो सबसे पहला उपागम है वो हम देख रहे थे आदर्शवाद। तो आदर्शवाद के बारे में हमने पढ़ लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में क्या क्या कहता है, कौन कौन से इसके मुख्य विचारक हैं। अब उसी से रिलेटेड ये कंसेप्ट है उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि जो आदर्शवाद है वो किससे रिलेटेड है, लोकियन किसको मानता है, ये लोकियन प्रवृत्ति को मानता है, लोकियन प्रवृत्ति। अब लोक वही है हॉब्स, लोक रूसो। तो हॉब्स तो व्यक्ति का स्वभाव कैसे बनाता है, दुष्ट बताता है, लेकिन लोक ये कहता है कि व्यक्ति क्या है, बहुत ही समझदार है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही विवेकशील है, यानी उसमें कोई दुर्गुण नहीं है। कहने का मतलब ये है बहुत ही विवेकशील है व्यक्ति, अच्छा है। तो अगर व्यक्ति अच्छा है तो वो अपना निर्णय करने में क्या है, स्वयं सक्षम है। तो यही बात किस में आ जाती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय आदर्शवाद तो ये कहता है अगर सारे देश अच्छे हो जाएं, अगर सारे देश अच्छे हैं तो वो अपने निर्णय हैं वो खुद लेने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। यानी उनको कौन सा अधिकार मिलना चाहिए, आत्मनिर्णय का। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे लोक है, लोक किसका जनक है, उदारवाद का। अब उदारवाद तो क्या कहता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति को स्वतंत्रता दो, क्योंकि व्यक्ति क्या है, विवेकशील है। और विवेकशील अगर व्यक्ति है तो वो अपने अच्छे बुरे का, सही गलत का सब उसको क्या आकलन खुद को ही है कि क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है। तो वही स्थिति है राष्ट्रों के ऊपर लागू कर देते हैं अगर। तो प्रत्येक राष्ट्र है वो ये जानता है कि मेरे साथ क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मेरे ऐसे अगर काम करूंगा तो मेरे साथ आगे क्या हानि होगी, क्या नुकसान होंगे, भविष्य में क्या फायदे होने वाले, सब है राष्ट्र है उनको पता रहता है। तो लोकियन प्रवृत्ति में ये कहा जाता है कि विवेकशील है वैसे राष्ट्र विवेकशील है। तो यही जो उदार वाली जो प्रवृत्ति है, यही अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लागू कर दें तो वही क्या है, उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद। कि सारे राष्ट्र क्या है, विवेकशील है, स्वतंत्र है, वो अपना निर्णय करने में क्या है, सक्षम है, स्वतंत्र है, खुद की जो संप्रभुता है उसका सम्मान करें सारे राष्ट्र, जो उनकी संप्रभुता है उनका क्या है, सम्मान करें। तो ये है उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद, वही आदर्शवाद ही है, उसी का एक प्रकार है। तो अब इससे जो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद की जो 3 लहरें चली उसमें मान लो आदर्शवाद भी साथ में समाहित है, वो किस किस प्रकार से चली वो देखते हैं। उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद की 3 लहरें। तो प्रथम लहर, द्वितीय और जो थर्ड वेव है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो प्रथम लहर तो है प्रबुद्ध काल, प्रबुद्धता। जैसे आप इटली का पुनर्जागरण सुनते हो या विश्व का पुनर्जागरण सुनते हो, जो भी RS मेंस की तैयारी करता है उसका तो पहला ही टॉपिक है जो पुनर्जागरण है, विश्व का पुनर्जागरण। तो उसमें क्या था, पुनर्जागरण में ये था जो धर्म है, धर्म की क्या है वहाँ तिलांजलि दी गई। और किसको, विज्ञान, तर्क, इनको क्या है आगे लाया गया। कि पहले ये था कि सूर्य है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता रहता है, तो उसको कई ऐसे विद्वान आए जिन्होंने विज्ञान का, तर्क का सहारा लेकर जो धर्म में जो लिखी हुई बातें थी उनको क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। यानी हर क्षेत्र में क्या हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था, प्रबुद्धता आई थी, इनलाइटमेंट आया था, रोशनी आई थी, प्रकाश फैला था प्रत्येक क्षेत्र में, ना सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में, ना सिर्फ धर्म के क्षेत्र में, मूर्ति कला, भवन कला, स्थापत्य, जितने भी क्षेत्र हैं सब में क्या है कि नई क्रांति पैदा हुई थी, वो पुनर्जागरण था। तो वैसे ही राजनीति के संबंध में देशों में युद्ध हमेशा से चलते रहे और आदर्शवाद का तो मुख्य मुद्दा ही यही है कि युद्धों का समापन कैसे किया जाए। तो इस समय कुछ विचारक हुए, जो प्रबुद्धता काल है कि युद्धों की रोकथाम कैसे की जाए, इसमें हम जो विचारकों की बात करेंगे वो एक तो करेंगे कांट, हो रहा है मिट गया क्या, एक तो करेंगे कांट महोदय की और एक बात करेंगे बेंथम की। तो कांट के बारे में तो हमने कल भी बात करी थी। इन्होंने, आदर्शवादियों ने ये कहा, जो उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद की बात चल रही है उसी में आदर्शवाद समाहित है साथ में, कि हम ऐसे नियम खोज सकते हैं, जैसे यहाँ धर्म और विज्ञान के लिए ऐसे नियम खोजे ना, जैसे स्थापत्य कला के लिए नए नियम खोज लिए, मूर्ति कला के लिए नियम, ये जो पिकासो वगैरह की जो प्रतिकृति आई है उस समय, ये उस पुनर्जागरण की देन है।
तो उस समय ऐसे नियम खोजे गए प्रत्येक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, मूर्तिकला, भवन कला। तो वैसे ही नियम क्यों ना राजनीति के अंदर खोज लिए जाए या युद्धों के अंदर खोज लिए जाएं, ताकि आगे आने वाले समय को ऐसा युद्ध दो देशों के बीच हो ही ना हो। क्योंकि अभी तक तो देखो प्रथम विश्व युद्ध हुआ ही नहीं है। ये कांट वगैरह थे, बेंथम थे, उस समय तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ ही नहीं था। उस समय तो जो युद्ध चल रहे थे वो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच में चल रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध में तो पूरी जो दुनिया है वो एक साथ आई थी। तो ये तो पहले की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रों के बीच युद्ध कैसे रोके जा सकते हैं, क्या हम ऐसे नियम खोज सकते हैं जिनसे क्या है युद्ध रोके जा सकते हैं। तो कांट महोदय ने कुछ नियम निकाले जो हमने कल पढ़े थे, 3 नियम। कांट महोदय ने यह कहा कि एक तो संवैधानिक गणतंत्र होना चाहिए, संवैधानिक गणतंत्र। दूसरा उन्होंने कहा कि एक यूनियन हो, संघ हो, है ना, प्रशांत संघ, एक संघ हो। और तीसरा उन्होंने कहा कि सार्वभौमिक अधिकार हो। ये 3 उन्होंने क्या नियम खोज के ले आए कि भाई ये अगर नियम होंगे, ये नियम अगर हम लागू कर दें, यानी एक नया उनके दिमाग में नई चीज़ आई, इनलाइटमेंट हुआ, उनके दिमाग में पुनर्जागृत हुआ कि इस प्रकार के नियम अगर संसार में हम लागू कर दें कि गणतंत्र वाले संविधान हो, देशों के बीच मतलब लोकतांत्रिक संविधान हो। हमने आदर्शवाद के शुरू में पढ़ा था कि आदर्शवाद मुख्य कारण ये बताता है कि तानाशाह जो शासक है वो मुख्य रीजन है किसका, ये युद्धों का। तो संवैधानिक गणतंत्र होगा जहाँ लोगों से राय ली जाएगी कि हम युद्ध करें या ना करें, तो वहाँ 99.99% यही संभावना रहेगी कि जनता क्या कर देगी, मना कर देगी। तो शाश्वत नियम हो गया ये। फिर एक संघ बना लिया जाए, बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे राष्ट्र हैं, वो क्या है मिलकर क्या है संघ बना लें, ताकि दूसरा भी हमला नहीं करेगा और आपस में भी हमला नहीं करेंगे। और सार्वभौमिक सार्वभौमिक अधिकार, मताधिकार क्या, सार्वभौमिक अधिकार कि जो अधिकार मेरे को भारतीय होने के नाते प्राप्त है, मान लो वही अधिकार मेरे को अमेरिका में अगर प्राप्त है, तो मेरे लिए तो सारे राष्ट्र बराबर हैं, है ना। तो ऐसे अगर नियम सभी जगह लागू कर दिया जाए तो युद्धों की संभावना क्या हो जाएगी, नगण्य। ये उन्होंने क्या है सार्वभौमिक नियम खोज लिए, ये मान लो उस समय के लिए। अगर पुनर्जागरण की बात करें तो राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने कुछ नियम खोज लिए जिनके द्वारा आने वाले समय में युद्धों की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर इन नियमों को लागू कर दिया जाए। फिर बात करते हैं बेंथम की। बेंथम महोदय ने ये कहा, इनकी कांट महोदय किताब भी है परपेचुअल पीस, जो शाश्वत शांति, चिरस्थायी शांति, है ना। और इन्हीं का ही चेला मान लो चाहे डॉयल, माइकल डॉयल। ये जो बात है ना, ये कौन सी संवैधानिक गणतंत्र वाली, वही बात ये वो कहते हैं लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत। यानी जिन राज्यों में लोकतंत्र है, जिन राष्ट्रों में लोकतंत्र है, वहाँ अपेक्षाकृत दूसरे राज्यों के बजाय ज़्यादा शांति रहती है। माइकल डॉयल लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत, वो वाली बात है, ये वाली बात है। इन्होंने अलग शब्दों में कहा, इन्होंने अलग शब्दों में लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत इन्होंने क्या इसको नाम दे दिया। अब बात करते हैं बेंथम महोदय की। बेंथम महोदय ने ये कहा कि ये जो राष्ट्रों के कानून है, कौन से कानून, राष्ट्रों के कानून, यानी प्रत्येक राष्ट्र के कानून होते हैं। ये शब्दावली किसकी है, एमरडे वेडल। राष्ट्रों के कानून है, इसको रद्द करके हमें क्या लाने पड़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कानून लाने पड़ेंगे, बस अंतर्राष्ट्रीय कानून लाने पड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अलग पालन किया जाएगा तो युद्धों की संभावना क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। जैसे मान लो यूएनओ जैसी संस्था है, वो कोई ऐसे नियम बना दे जो सभी राष्ट्रों के लिए, जैसे मानवाधिकार के नियम है, वो कानूनी मान लो आप, मानवाधिकार वाले ये कानूनी अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो अगर ऐसे कानून हो तो उससे क्या है, युद्ध रुक सकते हैं, यानी शांति आ सकती है। ये कौन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बारे में बात बेंथम महोदय। सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के संबंध में जो बात करी थी वो बेंथम महोदय ने ही करी थी। तो ये मोटा मोटी इन्होंने ये बात कही कि इन्होंने कांट और बेंथम महोदय, ये माइकल डॉयल की बात आ गई। अब देखो बात करते हैं दूसरी लहर की। पहली लहर जब विश्व युद्ध नहीं हुआ था, दूसरी लहर जब विश्व युद्ध हो गया, ये मानो 1914 से 1918 तक हुआ, तो उसके बाद वाली जो लहर है वो वाली लहर है, यानी एज इट इज कौन सी लहर, आदर्शवादी लहर। जो आदर्शवादी लहर चल रही है वो
पूरा पोर्शन इसमें समाहित है आदर्शवादी लहर में। तो आदर्शवाद में मुख्य उसमें प्रणेता थे वुडरो विल्सन, ये कल भी हमने बात करी थी। कांट इसके प्रणेता थे, कॉन्डरसेंट मुख्य प्रणेता थे, और इसको 20वीं शताब्दी में वापस पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है वो वुडरो विल्सन को ही जाता है, वुडरो विल्सन। तो उन्होंने कुछ उस समय कल भी हमने बात करी थी, शांति के 14 सूत्र दिए। 1919 का पेरिस सम्मेलन हुआ, यूएन बना, यूएन भी इसीलिए बना, और जो केलांग ब्रिया पैक्ट हुआ था वो भी इसी संदर्भ में था कि आने वाले समय में क्या है, युद्ध ना हो या कम से कम हो, ये मान लो आप। तो ना की तो कोई संभावना है नहीं कि बिल्कुल हर चीज़ है वो 100% हो जाए, लेकिन युद्ध की संभावना क्या हो जाए, नगण्य हो जाए। तो इन्होंने कुछ ये नियम बताए कि इनके अलावा, जैसे 14 सूत्र हो गया, यूएन हो गया, इनके अलावा भी बोला कुछ चीज़ें हमें क्या है ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे एक तो ये हो गया आत्मनिर्णय का, हमने पहले पढ़ा था कि आत्मनिर्णय का प्रत्येक राष्ट्र को क्या हो, आत्मनिर्णय का अधिकार हो। अगर आत्मनिर्णय का अधिकार होगा तो फिर कुछ संभावनाएं क्या होंगी, कम होंगी। एक सामूहिक सुरक्षा, इन्होंने एक सिद्धांत दिया सामूहिक सुरक्षा। जैसे नाटो बना हुआ है, आप ये समझ लो, नाटो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के ऊपर ही बना हुआ है कि किसी एक देश के ऊपर हमला पूरे जो नाटो के सदस्य हैं उनके ऊपर हमला माना जाएगा, ये है सामूहिक सुरक्षा, है ना। तो इन्होंने ये सिद्धांत भी दिया कि मान लो अब 5 मित्र रहते हैं, उनमें से अगर एक मित्र नाराज़ हो गया तो बाकी जो 4-5 मित्र है उसको वापस मना लेते हैं। लेकिन अगर 2 ही मित्र रहेंगे, एक नाराज़ हो गया तो वो दोस्ती क्या है, हमेशा के लिए टूट जाएगी। यानी संबंध क्या होंगे, बहुराष्ट्रीय हो जाएंगे। संबंध इससे क्या हो जाएंगे, बहुराष्ट्रीय। अब एक देश के बीच संबंध ना होकर संबंध क्या हो जाएंगे, बहुराष्ट्रीय संबंध। जिससे क्या है, अगर एक देश संबंध तोड़ता भी है तो बाकी का तो सबको गुट बना रहेगा, और कोशिश बाकी ये भी करेंगे वो भी अपने में क्या है, शामिल साथ में रहे। तो वुडरो विल्सन महोदय ने बहुराष्ट्रीय संबंधों के बारे में कहा, सामूहिक सुरक्षा जैसे नाटो जैसी बात है, आत्मनिर्णय का सिद्धांत है। इसके अलावा जैसे उन्होंने कहा कि ओपन डिप्लोमेसी, ओपन डिप्लोमेसी, ओपन डिप्लोमेसी का मतलब है कि जो राजा है, शासक है, वहाँ की जो सरकार है, वो जो भी कानून बनाए या जो भी संधियाँ करे, है ना, संधि मान लो यहाँ, जो भी दूसरे देशों के साथ संधियाँ करें वो क्या करें, ओपन हो, लोगों को पता तो हो कम से कम हमारा राजा है, हमारा जो शासक है, हमारी सरकार है दूसरे देशों के साथ क्या कर रही है। तो ऐसे जो सेकेंड जो वेव आती है उसमें क्या करते हैं, वुडरो विल्सन महोदय इसके ऊपर क्या है पूरा जोर देते हैं, और ये ऐसे कुछ जो नियम है वो क्या है बताते हैं। अब देखो, हमने शुरुआत में बात करी थी कि इनके जो बहस चली थी, तो सबसे पहली बहस की हमने बात करी थी आदर्शवाद वर्सेस यथार्थवाद, और यथार्थवाद के सामने फिर क्या है, आदर्शवाद ने घुटने टेक दिए थे। भाई जो हकीकत है वही चलेगी, कल्पनाओं में हम नहीं जी सकते। आदर्शवाद तो क्या कल्पना लोक है, कल्पना लोक में हम नहीं जी सकते। जो यथार्थ जो दिख रही हैं वही चीज़ें क्या होंगी, सही होंगी। तो आदर्शवाद ने फिर क्या घुटने टेक दिए। तो ये आदर्शवादी काल था। अब जो तीसरा जो काल आता है, इसमें जो तीसरी लहर आती है, यहाँ अगर तीसरी लहर की बात करें तो अब जो सर्वे सर्वा है वो कौन बन गया है, अमेरिका। इतने दिन तो आदर्शवादी थे, वो सर्वे सर्वा बन रहे थे कि संसार में शांति इस प्रकार से आएगी। अब सर्वे सर्वा कौन बन गया, अमेरिका। यानी अमेरिका के वर्चस्व का काल है। ये जो तीसरी जो लहर है वो है अमेरिका के वर्चस्व का काल। यानी 1950 तक आप ये मानोगे, 1950 क्या 1939 में ख़त्म हो गया था आदर्शवाद, तो घुटने टेक दिए थे उसने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, अपार जनधन की हानि हुई, वही 1939 से लेकर 45 तक, है ना, मित्र और दूरी राष्ट्रों के बीच में। तो आदर्शवाद तो धराशायी हो गया। और उसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच कोल्ड वार चला, तो द्विध्रुवीय व्यवस्था थी। और जैसे ही अमेरिका अकेला राजा बना, यानी जो सोवियत संघ है उसका विघटन हुआ, यहाँ राजा कौन बन गया, अमेरिका। और 1990 के बाद विश्व में जो शांति स्थापित करने का सारा जिम्मा किसका आ गया, अमेरिका का आ गया। तो
सारा जिम्मा आ गया अमेरिका का। अब जो आदर्शवाद जैसी बातें कौन करने लग गया? अमेरिका की। कोई भी युद्ध करेगा वो मेरे से पूछ के करेगा, यानी सर्वे सर्वा बन गया। एक कोई भी युद्ध करता, वॉर करता, जिसको चाहे ये सजा दे सकता था। अमेरिका जिसको चाहे उसके ऊपर हमला कर देता था। 1990 के बाद आप देख लो, 1990 से पहले भी मान लो जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका अमेरिका की भागीदारी रही है। ये इराक वाला, ये जो इराक कुवैत वाला, ये अफगानिस्तान वाला, जितने भी आप देखो, कोसोवो संकट है, लीबिया, सूडान, जितने भी हैं उनमें सब में किसका भागीदारी है? अमेरिका की। यानी अब शांति स्थापित, ये जो आदर्शवाद की बात है कि युद्ध ना हो, कि अब वो ठेका किसने ले लिया? ठेकेदार कौन बन गया? अमेरिका। तो ये 3 प्रकार की लहरें थी जिसमें हमने बात करी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो थर्ड का अगुवा कौन बना? अमेरिका बना। अब इसमें 1-2 बातें और जैसे बात करें तो उदारवाद, यहाँ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जो फ्रांसीसी फुकुयामा है, उन्होंने ये भी कहा था एंड ऑफ हिस्ट्री, अपनी बुक है एंड ऑफ हिस्ट्री, कि इतिहास का अंत, कि अब किसने कब्जा कर लिया है? उदारवाद ने कब्जा, सारी विचारधाराओं के ऊपर कब्जा कर लिया है। जैसे स्टैनली हॉफमैन भी यही कहते हैं कि उदार जो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जितने भी मसले हैं सब किसके साए में जी रहे हैं? उदारवाद के साए में जी रहे हैं। यानी उदारवाद ने सबके ऊपर क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है। और इसके अलावा जो फुकुयामा है, उन्होंने एक बात और कही, ये फुकुयामा ने, कि पीस जोन बना लें, जो देश हैं वो क्या बना लें? पीस जोन। सारे कुछ राष्ट्र है, जैसे यहाँ संघ वाली बात चल रही थी ना, प्रशांत संघ वाली, तो इसी से रिलेटेड ये वाली बात है। कौन सी? पीस जोन, कि राष्ट्र मिलकर एक ऐसा शांति संघ बना ले, पीस जोन बना ले, 3-4 राष्ट्र मिलकर, तो वो ज़्यादा क्या है? श्रेष्ठ रहेगा। तो ये फुकुयामा की बात भी 2-4 है। एक ये ध्यान रखना, राष्ट्रों के कानून है एमर्डे वेडल। तो ये 3। अब देखो इसको थोड़ा सा और जो विस्तृत करा वो करा जॉन इकेनबरी ने, जॉन इकेनबरी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयवाद की वही 3 लहरें बताई। अंतर्राष्ट्रीयवाद 1.0, 2.0 और 3.0। अब देखो 1.0 तो क्या है? 1.0 तो जो आदर्शवाद वाला काल है, वो वाला आदर्शवादी काल 1919 से आप तो एक बार तो 39 तक मान लो, ये है आदर्शवादी काल। फिर मान लो 45 मान लो, फिर 45 से लेकर 2010 तक का काल, और तीसरा 2010 के बाद का काल। तो अब देखो जॉन इकेनबरी क्या कहता है, जो अंतर्राष्ट्रीयवाद 1.0 में तो वही आदर्शवाद वाली बातें दोहराता है। 45 से 2010 वाला ये जो समय था, ये लोकतंत्रों का समय था। ज़्यादातर देशों में क्या है? लोकतंत्र आ रहा था, उदारवाद आ रहा था, उदारीकरण आ रहा था, व्यापार के ऊपर जोर दे रहे थे ये सारे देश, वाणिज्य के ऊपर जोर दे रहे थे। यानी ये जो समय था वो सारा इनका समय था, उदारवादी लोकतंत्र का। ये मान लो उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनका समय था। कौन सा? 45 से लेकर 2010 तक का। बहुत सारे देश जैसे अफ्रीका जैसे देश तो कब संविधान, अभी 93 के आसपास उसमें क्या है, संविधान लागू हुआ था। तो सेकेंड लहर में क्या था? लोकतंत्र, उदारवाद, उदारीकरण, व्यापार, वाणिज्य, ये सारी चीज़ें क्या है शामिल हो रही थी। और थर्ड जो, और इनका भी वो मुखिया वही था अमेरिका ही। किसके राज में चल रही थी? अमेरिका के राज में चल रही थी। और जो थर्ड बात आती है 3.0 में ये था कि अब जो अमेरिका का वर्चस्व है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे डाउन हो रहा है। अमेरिका का जो वर्चस्व था उसको चुनौतियाँ मिल रही है, चीन के द्वारा मिल रही है, कुछ समूह है जैसे ब्रिक्स है, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं वो चुनौतियाँ दे रही हैं, जापान जैसे देश हैं, भारत है, कुछ समूह है जैसे आसियान है। ये जो समूह है वो क्या है? अब अमेरिका को क्या है? चुनौती दे रहे हैं। वहाँ के खुद के नागरिक हैं वो उनके लिए चुनौती भरे हुए हैं।
चुनौतीपूर्ण है। तो अब अमेरिका का जो पहले जैसा वर्चस्व है वो अभी धीरे धीरे क्या है, खत्म हो रहा है। ये उदारवाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीयवाद 3.0। इसके बाद हम बात करते हैं, वो करते हैं, वैसे तो हमने बात कर ली थी, इसकी कुछ कमियां थी आदर्शवाद की। आदर्शवाद की एक आधी कमी तो हमने बात करी थी कि एक तो क्या है, बहुत ज़्यादा काल्पनिक है, इतनी काल्पनिक बातें करता है जो वास्तव में क्या है, अपन लोक में ही संभव है, ये बातें यथार्थ में संभव है नहीं। इसके अलावा शक्ति राजनीति को ये बिल्कुल नकारता है। और आज तो जैसे अमेरिका की बात चली है, अमेरिका की बात चली और अमेरिका की बात चली, इसका मतलब किसके बल पर राज कर रहा है वो, शक्ति के बल पर। और समय समय पर, जैसे कभी अगुआ फ्रांस हुआ करता था, किसी समय फ्रांस के बाद इंग्लैंड आ गया, इंग्लैंड के बाद वर्तमान में अमेरिका आ गया। तो ये किसके बल पर राज कर रहे हैं, ये शक्ति के बल पर ही। किसी समय फ्रांस के पास शक्ति थी, किसी समय इंग्लैंड के पास उसका सूर्य नहीं छिपता था, अब अमेरिका के पास शक्ति, ये किसके बल पर राज कर रहे हैं, वो शक्ति के बल पर। तो ये शक्ति की जो अवधारणा उसकी नकार देता है, वो भी क्या है, थोड़ा सा गलत है। इतनी भी शक्ति की नकारना क्या है, ठीक नहीं है। इसके अलावा हमने एक बात करी ली फ्रांसीसी फुकुयामा की। फुकुयामा ने ये कहा कि एंड ऑफ हिस्ट्री। अब क्या है, उदारवाद का बोलबाला है। सारी जो चीज़ें हैं सबको किसने ख़त्म कर दिया, उदारवाद ने क्या है, ख़त्म कर दिया। तो ये सारी क्या है, इसकी कुछ बातें थी। अब कल जो हम बात करेंगे वो करेंगे यथार्थवाद के बारे में बात। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।